Hello guys, how are you all? I hope you are all fit and fine at home. I am Karan Bhatt. I welcome you all in my YouTube channel. फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं हम लोग और उसमें हम लोग हर एक नए एडिटोरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। और आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में से है, जो कि पब्लिश हुआ है 30 मई 2023 को। और आज का हमारा टॉपिक है several hits and a few misses, right? So, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज के बेनिफिट्स मिल सके। सो गाइज, सेवरल हिट्स एंड फ्यू मिसेस में कहना क्या चाहते हैं, ये एक्चुअली आर्टिकल है किसके बारे में? ये आर्टिकल है कि रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने 9 इयर्स कंप्लीट किए हैं, राइट? एंड इसी के पार्ट में यहाँ पे बताया गया है कि मोदी गवर्नमेंट के 9 जो हमारा इयर्स थे उसमें किस तरीके से इकोनॉमी ने डेवलपमेंट किया। ठीक है, इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज फ्रेजाइल 5 एंड नाउ शी इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? ये जो फ्रेजाइल 5 से लेके वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक का जो पूरा एक जर्नी है उसको यहाँ पे इन लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और ये 9 साल में इनका टाइटल देखिए, बहुत ही सोच समझ के दिया उन्होंने कि सेवरल हिट्स। 9 साल में बहुत सारे हिट्स दिए इन्होंने, बट कुछ चीजें हैं जो ये लोग मिस कर गए, राइट? मतलब कि मोदी गवर्नमेंट मिस कर चुकी है। लेट्स बिगिन विथ इट, किस तरीके से वर्क होती है हम लोग डिस्कस करते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has completed 9 years in the office, right? And how has the economy performed in the Modi years from 2014 onwards, right? तो ये आर्टिकल का हमारा टॉपिक रहेगा, ये एडिटोरियल का हमारा टॉपिक है कि 2014 से आज तक किस तरीके से वर्क किया इकोनॉमी ने। नाउ सी गाइस कि जहां तक इकोनॉमी की बात होती है तो किसी भी एक डेटा पॉइंट के साथ आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जीडीपी। GDP is the total market value of all finished goods and services produces, right? Now, if the prices go up by 10% across the board without any additional goods and services being produced, the GDP too can go up to 10%. मतलब कि अगर समझो कि आज के मतलब 2023 का साल चल रहा है, ठीक है? 2022 में 100 रुपये जीडीपी थी, राइट? अब यही चीज अगर समझ लो कि 2023 के एंड पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो 2023 के एंड में अगर एक साल के दौरान 2022 से 2023 में हम लोगों ने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है, 2023 का पूरा साल हम लोगों ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, बट फिर भी हमारी जो प्राइसेस थी वो 2022 के मुकाबले ज्यादा 10% बढ़ गई है, तो हमारी जीडीपी जो है वो भी 10% से बढ़ जाएगी। बट आप देखिए, हमारी जीडीपी यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमी के लिए ये बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलेगी? द थिंग इज कि ये इस तरीके के जो डेटा होते हैं जो कि सिंगुलर व्यू पॉइंट से देखे जाते हैं वो कभी कभी आपको गुमराह कर देते हैं। ठीक है, वो कहीं आपको सही बिग पिक्चर दिखाते नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एवरेज इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इन्फ्लेशन, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, फिनेंशियल सिस्टम, किस तरीके से बैंक ने वर्क किया, किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सारे के सारे वेरिएबल्स को स्टडी करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और इस आर्टिकल में हम वही हमारे जो वेरिएबल्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। हमारा पहला वेरिएबल है एब्सोल्यूट जीडीपी ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू द फेब्रुअरी 28 का जो हमारा ऑफिशियल एस्टिमेट रिलीज था उसमें बताया गया था कि मार्च 2023 के एंड पे हमारा जो जीडीपी था दैट वाज 159.7 लाख करोड़। ठीक है, अब यही चीज 2014 के मार्च एंड पे था 98 लाख करोड़, राइट? मतलब आप देख सकते हो कि करीब करीब 60 लाख करोड़ से हमारी जो जीडीपी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग दिस 9 इयर्स, राइट? It means that India's GDP has grown by 63% over the 9 years of the NDA-2 गवर्नमेंट। ठीक है, NDA-2 गवर्नमेंट में हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, 2014 से लेके 2023 तक हमारी जो जीडीपी है वो 63% ग्रो करी है।
कंपेयर टू प्रीसीडिंग 9 ईयर्स, मतलब कि 2005 से लेके 2014 तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी 97% क्या कर रही थी, हमारी इंडिया की जीडीपी 97% से ग्रो कर रही थी, राइट। अब देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया की जीडीपी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है, बट पिछले 9 सालों के मुकाबले यहाँ पे जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ है। जीडीपी डेफिनेटली ग्रो हुई है, बट जो ग्रोथ है वो नेगेटिव पॉइंट में है, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ है। इसके बाद, इन टर्म्स ऑफ एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट्स, द 9 ईयर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, ठीक है। 2014 से 2023 का जो 9 साल का टाइम पीरियड है उसको 3 फेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो कि इनिशियल ईयर्स थे, फाइनेंशियल ईयर 15-17, कि जहां पे आपका ग्रोथ रेट था 8%, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट था 8%, मतलब कि हमारी इंडिया की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही थी फाइनेंशियल ईयर 15 से 17 के बीच में। सेकंड आता है फिनेंशियल ईयर 18 से 20, कि जहां पे हमारी जो जीडीपी है वो करीब करीब एवरेज 4% से ग्रो कर रही थी। एंड तीसरा फ्रेज आता है फिनेंशियल ईयर 2021-23, जहां पे जो हमारी जो जीडीपी है वो करीब करीब 6% के एवरेज रेट से ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि 21-23 का जो एरा है वो आपका कोविड-19 एरा भी आ गया, पेंडेमिक भी आ गया, ठीक है। सो इसकी वजह से थोड़े बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस रहे हैं, बट ऑलमोस्ट अगर आप देख लो तो हमारी जो इकोनॉमी है वो पिछले 2 सालों में 9% एंड 7% से क्या हो रही है जी, हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, राइट। तो दिस इज द जीडीपी के फिगर्स आपके पिछले 9 साल को तीनों फेज में हम लोग ने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है वो जो इंक्रीज हो रही है, हमारे ग्रोथ रेट्स की जहाँ तक बात आती है, उसके कंपैरिजन में एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि बहुत सारी इकोनॉमीज ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। अब उनके स्ट्रगल का क्या कारण था कि लो ग्रोथ था और रिसेशन आ गया। ये दोनों क्यों हुआ? ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। जबकि इंडिया के साथ ये चीज़ नहीं हुई, इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे कम नहीं हुआ। अब जब दूसरी इकोनॉमीज यहाँ पे डेवलप नहीं कर रही है, वो लोग ग्रोथ नहीं कर रहे, उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे, लोएस्ट पेस पे चल रहा है, तो इंडिया के पास वो चांस आ गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो एक टैग है, एक जो स्टेटस है, वो इंडिया रीगेन करे, ठीक है। एंड हम लोगों ने किया भी, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये बातें हो रही, हम लोगों ने इसको यहाँ पे अचीव भी किया हुआ है। और तो और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो करंट फिनेंशियल ईयर है, करंट फिनेंशियल ईयर में हमारा जो जीडीपी है वो 5.5 से लेके 6.5% के ग्रोथ रेट पे चलने वाला है, ऐसा अनुमान भी किया जा रहा है बाय वेरियस रेटिंग एजेंसीज, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल, दैट इज हमारा एब्सोल्यूट जीडीपी। सेकंड इज हमारा एवरेज नेशनल इनकम लेवल, ठीक है। 2013-14 में पर कैपिटा जीडीपी था 78,348 रुपीज, ठीक है। अब यही चीज 2022-23 के एंड पे आ जाती है 1,15,490, मतलब कि इंडिया का पर कैपिटा आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो 1,15,490 रुपये है। मतलब 2014 से मुकाबले 2023 तक 47% इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईएमएफ, दैट इज यहाँ पे आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसा कहता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम रहने वाला है 2023 में, वो करीब करीब आपके $2,600 तक रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जस्ट बांग्लादेश को टेक ओवर किया है, और बांग्लादेश को टेक ओवर इसलिए किया क्योंकि आजकल यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी को यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। और हमारी इकोनॉमी को भी अब ये एक यूक्रेन का जो वॉर है वो इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जो इंडिया का एस्टिमेट है यहाँ पे पर कैपिटा का, वो बांग्लादेश से करीब थोड़ा सा आगे है। बट आईएमएफ अगेन ये एक ट्रेजेक्टरी भी बता रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में बांग्लादेश की इकोनॉमी है, उसकी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो भी वापस इंक्रीज हो जाएगी और वो लीड में आ जाएगी इंडिया के मुकाबले। अब इसके अलावा इंडिया के साथ साथ आईएमएफ ने एक और चीज़ बताई है कि इंडोनेशिया का पर कैपिटा इनकम 5,020 रुपीज़ पे चल रहा है, ब्राज़ील का $9,670 पे चल रहा है, चाइना का $13,720 पे चल रहा है, और यूके का 46,370 पे चल रहा है। अब देखिए, इंडिया की इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इन सब के मुकाबले हमारे जो पर कैपिटा है वो आप देख सकते हो 2,600 पे चल रही है। तो हमें अब बहुत ही एक लंबी यहाँ पे सीढ़ी आगे हमें चाहिए रहेगी अगर ग्रोथ करना है हमें, तो बिकॉज
इसी पेस पे अगर हम लोग चले, इसी अगर ये हमारे एवरेज नेशनल इनकम लेवल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्लैशेस भी मिल सकते हैं। नो डाउट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो जो पेस है वो बहुत ही धीरे चल रही है इंडिया में। India's per capita income grew by 67% between 2014 and 2023, compared to 145% between 2004 से 2014। मतलब पिछले 10 सालों में 2004 से 14 में इंडिया की जो नेशनल इनकम थी, ठीक है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, वो यहाँ पे 145% से इंक्रीज हुआ था। कंपेयर टू दैट 2014 से 2023 में पर कैपिटा सिर्फ 67% से इंक्रीज हुआ है। मतलब इंक्रीज हुआ है, बट द ग्रोथ इज एट स्लोएस्ट पेस, राइट। सो अगेन ये एक चिंता की बात है, जो यहाँ पे बात की सेवरल हिट्स हिट्स तो मारी है, लेकिन कुछ मिसेस भी हो रहा है। दिस इज द सेकंड वेरिएबल, हमारा इनकम, पर कैपिटा इनकम। थर्ड इज रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। आपको देखने को मिलेगा कि करीब करीब 2014 के टाइम पीरियड के आजू बाजू हमारा जो इन्फ्लेशन था वो डबल डिजिट में था, मतलब कि अराउंड 10%, 10 to 11% पे चल रहा था। अब आरबीआई ने जो है वो अपर साइड लिमिट करी हुई है 6%, ठीक है। और 2% यहाँ पे लोअर टॉलरेंस लिमिट है, एंड 4% इज आइडियल माना गया, कि अगर आइडियल आपके 4% इन्फ्लेशन चल रहा है तो इट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी। 6% अगेन अलार्मिंग सिचुएशन है, 2% अगेन अलार्मिंग सिचुएशन है। सो 6% से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा आरबीआई कह रहा था, तो यहाँ पे तो चला गया था 10% से अभी ज्यादा। अब ये क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन था? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ही हाई चल रहे थे उस दौरान। करीब करीब $90 पर बैरल यहाँ पे प्राइस चल रहे थे। अब जैसे ही ये प्राइस करीब करीब 2016 के आजू बाजू 30 पर बैरल आ जाता है, तो इससे जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन था वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो पर बैरल $90 से पर बैरल $30 पे आ गए थे। अगर पिछले 4 सालों की बात करें, ठीक है, पिछले 4 सालों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। साथ ही साथ करंट फिनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई ने कहा है कि 4% का जो हमारा एक जो टॉलरेंस लिमिट है वो मेंटेन होगा, मतलब कि करीब करीब हमारी जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो एक आइडियल लिमिट होती है वो आरबीआई ने जो सेट करी हुई है, उसी के आजू बाजू हमारा इन्फ्लेशन रहने वाला है। तो मतलब ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी कि यहाँ पे इन्फ्लेशनरी रेट्स हमारे कंट्रोल में रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल आता है जॉब्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, और उसके लिए जीडीपी को इंक्रीज करने से भी कहीं ज़्यादा जॉब क्रिएशन करना मैटर करता है। अब जॉब क्रिएशन क्यों ज़रूरी है? तो कि भाई पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, राइट। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हमारे जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको एग्रेरियन वर्क से लेके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में डालना, राइट। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो एग्रेरियन इकोनॉमी की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, जिससे उस सेक्टर्स का भी ग्रोथ होगा, प्लस इन लोगों की इनकम की ग्रोथ होगी, जॉब भी मिलेगी इन्हें। मोदी गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई किया। इन्होंने जो फार्म लॉस थे उसको हटा दिए, मेक इन इंडिया जैसी ये इनिशिएटिव लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे ये लोग आपको स्कीम्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की ट्राई करी जा रही है। अब जैसे ही ये चीज़ करी जाएगी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मतलब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लेबर्स चाहिए रहेंगे। लेबर्स कहाँ से आएंगे? लेबर्स हमें मिलेंगे फार्मिंग सेक्टर्स से। क्यों? क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारा जो अननेसेसरी लेबर जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फील कर रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग में। बट यहाँ पे अगेन आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे कि अराउंड 2017-18 में गवर्नमेंट का जो डेटा था उसमें कहा जाता था कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैज रेज टू अ 45 ईयर हाई। मतलब कि 2017-18 में जो डेटा था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो 45 ईयर्स में, पिछले 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जॉब करना नहीं चाहते, और वो लोग क्या, सिर्फ जो एग्रेरियन इकोनॉमी से एसोसिएटेड है वो उसी में रहने वाला है, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई पॉपुलेशन तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, बट उसके सामने जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी क्या हो रहा है, फॉल होता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेट का फॉल होना ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। अब एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल विथ अ जॉब एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑल वर्किंग एज
पीपल इन द कंट्री। सो यहाँ पे पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, एम्प्लॉयमेंट रेट का डिक्रीज होना, ये बहुत ही आपके लिए चिंताजनक होगी कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वर्कफोर्स आपकी इंक्रीज होती जा रही है, साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इतना आप जनरेट नहीं कर पा रहे, तो मतलब दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आपको ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसके लिए कोई पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और इसी के लिए इन्होंने स्टार्टअप इंडिया लगाया है, मेक इन इंडिया लगाया हुआ है, एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है वो जॉब सीकर्स से जॉब गिवर बने। और साथ ही साथ एमएसएमई में ज़्यादा प्रमोट करने से बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है, राइट। सो इट इज़ अगेन अ गुड स्टेप टू कर्ब द एविल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब लास्ट का जो हमारा ऑफिशियल एस्टिमेट था वो 2011 की सेंसस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक पोवर्टी रिपोर्ट जाहिर करा हुआ है, जिसमें अक्टूबर 2020 तक का लेटेस्ट डेटा दिया गया है, और उसमें दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इंडिया के बारे में। एज अ कंट्री, इंडिया हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, एंड एज ऑफ 2019 137 million were living at rupees 46 per day, and 612 million were living at 78 rupees per day। मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि भले ही बड़ी इकोनॉमी है, ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो भी उतनी ही ज़्यादा है। हमारे 137 मिलियन लोगों को, ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनकी एक महीने, एक दिन की जो इनकम है वो सिर्फ 46 रुपीज़ है। तो आप सोचिए कि 46 रुपीज़ में तो एक नॉर्मल सी खाने की थाली भी नहीं आती, तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसके अलावा 612 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनका इनकम 78 रुपीज़ पर डे। तो आप ये सोचो कि करीब करीब 2100 रुपये, करीब करीब यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा कि 1200-1500 रुपये में ये लोग जो है महीने के निकाल रहे हैं। सो दिस इज वेरी मच एन अलार्मिंग सिचुएशन कि भाई इंडिया में इस टाइप की पॉवर्टी आपको जो देखने को मिली, दैट वाज इवन द वर्सनिंग कंडीशन। सो इसके अलावा अगर देखने को मिले कि पेंडेमिक आ गया, ठीक है, पेंडेमिक ने पॉवर्टी का नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लिए, एंड यही चीज़ आपको 23 मिलियन से 56 मिलियन का जो इंक्रीज है वो देखने को मिलता था ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब चली गई, बहुत सारे लोग जो जिनका ऑलरेडी पुअर थे वो उसी पॉवर्टी का स्टैंडर्ड उससे भी इरेडिकेट होता गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करने के बजाय पेंडेमिक ने उसको जो है एक नीचे, जैसे प्रेस पेडल किया हो ना, वैसे आपको देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में ऐसा बताया गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री, कि जहाँ पे इनकम ऑफ द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर 22 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बॉटम। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में ऐसा भी कहा जाता है कि 10% लोगों के पास इतना पैसा है इंडिया में, 10% लोगों के पास इतना पैसा है जिससे पूरे गुजरात जैसे स्टेट का जो एक पूरा बजट तक बन जा सकता है। ठीक है, सो 10% लोगों के पास इतना सारा पैसा, एंड बाकी के जो 90% बचते हैं या जो भी बॉटम 50% बचते हैं उनके पास जो है इनका अक्यूमुलेटेड पैसा इतना भी नहीं। सो अगेन दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। सो इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिनेंशियल स्टेबिलिटी। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी गवर्नमेंट का आना शुरू हुआ, तो मोदी गवर्नमेंट जहाँ पे ऑफिस में बैठी तब से लेके जो इंडिया की कंपनियों का जो ओवर लेवरेज था, मतलब कि हैविली इंडेप्टेडनेस थी जो, इन साथ ही साथ बैंक का जो एनपीए का ये जो मामला था पूरा, ऐसे लोन्स जो कि रीपे नहीं करी गई, तो ऐसी जो एनपीएस थी, ऐसे जो ओवर लिवरेज थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, आज के टाइम पीरियड में कॉर्पोरेट लिवरेज इज एट ऑफ 15 ईयर लो। पिछले 15 सालों में आज के टाइम में हर एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कर रही है, और उनके जो इंडेप्टनेस है वो बहुत ही रिड्यूस है, अपने हिस्टोरिकल लोएस्ट व्यू पॉइंट पे चल रहा है। साथ ही साथ बैंक्स के जो ये एनपीए का मामला था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि जो कि आपके बैंक की सही फिनेंशियल हेल्थ को बताता है, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। So again, this is very much good sign for an economy, good sign for a मोदी गवर्नमेंट कि इन्होंने जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी इकोनॉमी में बिल्कुल बिल्कुल एंश्योर कर ली है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि
जब भी कभी डॉलर एंड हमारे इंडियन रुपी की एक्सचेंज की बात आती है, उसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि सिंस द बल्क ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस इन यूएस डॉलर, रुपी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द डॉलर ऑफन कैप्चर्स द रियलिटीज ऑफ इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस एंड इन एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब जितना रुपी हमारा स्ट्रेंथन होगा ना, उतना ही हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। एंड इसी को लेके कहा जा रहा है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे मनी की जो पावर है मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे, उसको देख के ही यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने आएंगे। एक्सचेंज रेट्स की जहाँ तक बात आती है, अगर एक्सचेंज रेट वीक होता है यहाँ पर, मतलब कि हमारे एक डॉलर को खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इंडिया का जो कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। साथ ही साथ इंडिया के अगर एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कम है, तब भी जाके हमारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि वर्स्ट हो सकती है। इट स्ट्रेंथन्स इफ इंडिया अट्रैक्ट्स मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड वाइस ओवर्सा। अगर हम लोग ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मुद्दा है वो यहाँ पे बैलेंस बन सकता है, राइट। अदरवाइज रूपी कॉन्स्टेंटली गोना बी वीकनिंग। और दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पे रूपी वीकन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आपका डॉलर इंक्रीज हो, डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो रूपी इज अगेन स्ट्रेंथनिंग एट सम पॉइंट, बट डॉलर is strengthening with a more pace, right? So यहाँ पे ये चीज़ है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है कि इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। तो कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? तो सबसे पहला जीएसटी। तो जीएसटी क्यों लाया गया? टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बहुत सारे टैक्सेस थे इंडिया में, सबको खत्म करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में इजीनेस है वो यहाँ पे मेंटेन करी जा सके। साथ ही साथ एक नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, ताकि जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है उसे क्विकर एंड बहुत ही एफिशिएंट बनाई जाए। दैट इज अगेन अ गुड स्टेप। इसके बाद आधार जो हमारा था वो लाया गया, और मेजोरिटी जितनी भी फिनेंशियल सर्विसेज थे, उस फिनेंशियल सर्विसेज को आधार से लिंक्ड कर दिया गया कि भाई अगर आपका आधार आपके बैंक के साथ लिंक्ड है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख ही रहे हो कि डिजिटल इकोनॉमी हो गई, यूपीए जैसे आ गए, यूपीए चीज़ें आ गई, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो सकता है। हर एक बैंक्स का अपना अपना एप्लीकेशन है, पेटीएम जैसे, गूगल पे जैसा, या फ़ोन पे जैसी एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग इवन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज भी अवेल करवा सकते हो, यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। सो अगेन दिस इज एन वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट मुद्दा है जो यहाँ पे रिफॉर्म्स में लाया गया, दैट इज पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट्स। रिसेंटली आपको पता होगा कि एयर इंडिया को वापस टाटा को बेच दिया गया है। दैट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कि भाई ऐसी हमारी एंटिटीज जो कि लॉस कर रही है, उसे क्यों ना प्राइवेटाइज किया जाए, उसे क्यों ना डिसइन्वेस्टमेंट पे डाला जाए। सो इससे गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक बर्डन होगा उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो अगेन ऐसी लॉस मेकिंग पीएसयूज को आपने क्या करा हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्राइवेटाइज किया हुआ है। दैट्स अ गुड साइन, जिससे गवर्नमेंट का यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कट इन कॉर्पोरेट टैक्स। हिस्टोरिकल लोएस्ट लेवल पे आज के टाइम के कॉर्पोरेट टैक्स चल रहे हैं। अगर अगर आप देखोगे, गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अराउंड अराउंड 25% के लेवल पे हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो चल रहा है, जो कि पहले 35% हुआ था पड़ता था। सो अगेन दिस कट इन कॉर्पोरेट टैक्स विल बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। एंड द लास्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही बढ़ा दिया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए का जो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इस साल इंक्रीज हुआ है, राइट। और इससे क्या हुआ है, इससे जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो वर्सन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, उसे एड्रेस करने में हमें बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे स्टेप्स मिलेंगे। सो अगेन दिस आर द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स विच गवर्नमेंट हैज टुक। ये सारे ऐसे हिट्स थे जो गवर्नमेंट्स ने मारे, एंड उसके अलावा जो वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे वो कुछ कुछ मिस हो चुके हैं। बट डेफिनेटली ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसके लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से आप उसे फुलफिल कर पाओगे, राइट। एंड अब शॉर्ट्स देख लेते हैं। 2014 में जो इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में गढ़ाई जाती थी, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कभी भी डिसइन्वेस्ट आपकी आप कह सकते हो कि बैंकरप्ट हो सकती है, ऐसी इकोनॉमी में से आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को बनाना
इसका जो क्रेडिट है वो टोटली आपकी मोदी गवर्नमेंट को जाता है। साथ ही साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि आपकी ने जीएसटी आधार जैसे नए फ्रेमवर्क लाए, नए रिफॉर्म्स लाए, आपने बैंकों की एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने यहाँ पे मोमेंटम गेन किया, रूपी को स्ट्रेंथन बनाया, एंड जो उसकी वीकनेस थी उसको दूर किया, राइट। सो ये ना 9 सालों में बहुत सारे हिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने मारे हुए हैं, बट बहुत सारे मिसेस भी हैं जो वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखे, जो कि नो डाउट धीरे धीरे लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सो 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, हम लोगों ने फर्स्ट चीज देखी कि जिसमें इकोनॉमी का पार्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसी आर्टिकल के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर, कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने 9 साल में पॉलिटिकल लैंडस्केप को यहाँ पे हैंडल करा, उसमें पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज सेशन, एंड इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सेवरल हिट्स एंड अ फ्यू मिसेस इन द 9 year ऑफ मोदी गवर्नमेंट, राइट। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, बट बिफोर गोइंग हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विथ अस, विल गेट बैक टू यू विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।